वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जो कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो 101% आपके जो क्वालिफाइंग होने का जो पेपर है, ठीक है, वो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और आपका जिस किसी का भी पेपर है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, सभी जगह फैला दो ताकि वो सभी इसका फ़ायदा आपको ले सकें। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके मैथ के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका x इक्वल्स टू आपको गिवन है √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस में √3। देन y की वैल्यू इसी का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में, आपको जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा चाहिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये आपको चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप क्या काम करेंगे इसके अंदर? आप एक चीज़ को समझें, अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक्स वाई मिलेगा 1। अगर एक्स वाई मुझे 1 मिलेगा तो एक्स वाई की वैल्यू मेरी 1 हो गई। ये तो आ गई एक्स वाई की वैल्यू है भाई। अब मुझे ये बताओ, अगर क्या मैं वाई को 1/x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। x इक्वल्स टू 1/x। अगर x की जगह में y की जगह में 1/x लिख सकता हूँ तो इस y की जगह में 1/x लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये इसके साथ अटैच होके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा। एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी बनेगा ना भाई, माइनस में 1 बनेगा। ये आपको वैल्यू चाहिए। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर चाहिए तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ये वाला मामला x प्लस 1/x। और x प्लस 1/x निकालने के लिए इस फॉर्म में जो जुगाड़ होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो लगाओ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी मतलब कि 5 और 3 8 और 5 माइनस 3 यानी 2। यहाँ से निकल के आ गया आपको x प्लस 1/x। अगर x प्लस 1/x आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा भाई? ये आएगा, इसी का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 करोगे तो ये आएगा 62। यानी ये वैल्यू आपको आ गई 62। तो 62 यहाँ रखेंगे इस पूरे की जगह, तो 62 प्लस में 1 आ जाएगा 63, 62 माइनस 1 आ जाएगा 61। तो आंसर जो आपको निकल के आएगा वो आएगा 63 अपॉन में 61 विल बी द आंसर। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है और उससे भी शानदार है ट्रिक। ठीक है, जिस बच्चे को ये निकालना आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उसको ये बहुत ज़रूरी सीखने की ज़रूरत है कि जब भी x प्लस 1/x निकालना हो इस फॉर्म में तो डायरेक्ट जुगाड़ होता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इसमें a प्लस बी जो होता है वो रूट वाला नंबर होता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि जो नंबर है वो हमेशा रूट में होना चाहिए, विदाउट रूट का नंबर नहीं चलेगा कभी भी। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम वाले का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिएगा, ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र O है। यदि ट्रायंगल BAC, पहले चलिए एक सर्कल बनाते हैं हम बढ़िया सा, ये रहा सर्कल, ये इसका सेंटर है। ये ट्रायंगल A, ट्रायंगल BC, ABC ट्रायंगल बन गया है भाई। एंगल BAC 85, BAC ये हो गया 85 डिग्री, 85 डिग्री। BCA हो गया 75 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। OAC चाहिए आपको, ट्रायंगल O, ये सेंटर होगा, OAC ये वाला आपको ट्रायंगल चाहिए, ये वाला OAC, ये हाफ हाफ चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, एक बात बताओ,
अगर ये 85 डिग्री आपको नज़र आता है तो सेंटर पे बना कोण जो होता है, सेंटर पे बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। अगर ये 85 डिग्री है तो आप इसको कह सकते हो ये 170 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 170 डिग्री है तो तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 180 होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 डिग्री बचा, दोनों का सम नीचे नीचे, इसका और इसका सम कितना बचा? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री में दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तीनों रेडियस है, तीनों बराबर हैं। तो ये 5 डिग्री हो गया, इधर ये 5 डिग्री हो गया। अगर ये 5 डिग्री है, ये पूरा 70 डिग्री है, तो ये ऊपर ऊपर का एंगल रह गया 70 डिग्री। अगर ये 70 तो ये भी 70 होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये भी तो दोनों के दोनों रेडियस है, दोनों भुजा बराबर, दो एंगल बराबर। ये 70 तो ये भी 70, तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा आपका 70 डिग्री, आपका आंसर ही आ जाएगा परफेक्ट। ठीक है भाई, तो बहुत प्यारा सा सवाल है ज्योमेट्री का और बहुत आसान लेवल पे आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, यदि एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे प्रॉफिट 20% होता है। यदि डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, डायरेक्ट एमपी से सीपी का रेशो बनाते हैं, एमपी से सीपी का रेशो बनाते हैं। 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा और 10% का डिस्काउंट यानी 90। एमपी से सीपी का रेशो आ गया 30 चौके 120, 30 तिया 90। 3 का सामान 4 रुपये एमपी, ठीक है, 4 रुपये कोई एमआरपी है, वो 3 रुपये का सामान बिका है। यही आपका एमपी से डायरेक्ट सीपी का रेशो होता है। कहता है डिस्काउंट अगर 20% कर दें, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट किस पे दोगे? एमपी पे दोगे। एमपी पे अगर आप 20% का ऑफ करोगे तो चीज़ आपको 80% पे करनी पड़ेगी। 80% यानी 8 चौक 32। ये 4 रुपये का सामान आपको कितने का बेचना पड़ेगा भाई? बोलो 3.2। यानी सीधा सीधा आपको कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है? 0.2 का। ये तब दिख रहा है जब आप डिस्काउंट को 10 ना करके 20% बढ़ा रहे हो, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है ना भाई? तो डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको 0.2 रुपये का प्रॉफिट है। 3 रुपये हमेशा सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, परसेंट का। सो डेसिमल हटाओ, 0 से ये 0 काट लो, ये आ गया 20/3। 20/3 का सीधा सीधा मतलब होता है 6 सही 2/3% आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको एक पाई चार्ट पे क्वेश्चन है, डीआई का सवाल है, लेकिन इस बार जो डीआई है वो पाई चार्ट में बताया है। देखिएगा, कहता है आयकर दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा है। ठीक है, सीमा शुल्क है आपको दिया है, संपत्ति कर दिया है, उत्पादन शुल्क दिया है, आय कर दिया है। आय कर है 35%। बस आपको ये 35% को डिग्री में बनाना है। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। 35% को अगर डिग्री में बनाना है तो डिग्री का लगा लो 360, केवल डिग्री का 360 लगाओ और सीधा मामला ख़त्म। ये कट गई 2 0, एक तो इससे कटेगी है भाई, एक यहाँ इससे काट देंगे, लेकिन अभी दिक्कत है काटोगे कैसे आप? 5 से काट लो 7 पर, 5 से काट लो 2 पर, 2 से काट लो 18 पर, 18 सत्ते होते हैं 126 डिग्री। 126 डिग्री का केंद्रीय कोण है। ठीक है, 126 विल बी द आंसर। तो किसी भी परसेंटेज के सवाल को अगर डिग्री में चेंज करना है तो केवल 360 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। फिर से ये डीआई का सवाल है, पाई चार्ट पे है। यदि किसी वर्ष में बाजार कर से आय, बाजार कर से आय जो है 33% है, 33% की वैल्यू आपको मिली है 165। आपको चाहिए अन्य स्रोतों से प्राप्त, अन्य स्रोत मतलब 67% बचे ना भाई, 100% का टोटल ही होगा। ये वाली वैल्यू निकाल के देनी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 33 का डबल 66, 1 यूनिट ज़्यादा जाएगा, तो 65 का डबल सीधा सीधा हो जाएगा 330। 330 तो आएगा ही आएगा, 330 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो डी ऑप्शन तो यहाँ चला गया और बी ऑप्शन भी जाएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, 345 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू यहाँ पे आएगी 15।
33 पंजे 105%, एक की आएगी 5 डिग्री, तो 1 डिग्री और 5 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 335 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यानी अन्य स्रोतों से जो प्राप्त इनकम है वो 335 करोड़, डिग्री नहीं 335 करोड़ जाएगा ना भाई, CR। ठीक है भाई, तो आसान सा सवाल है, रिलेट करके आप इस सवाल को निपटा सकते हैं केवल रिलेशन से। ठीक है, गुणा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा हिसाब है। 33 का डबल है और एक ज़्यादा है तो एक यूनिट यहाँ पे 5 की है तो डबल 66, यानी 330 + 5 335 आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है cos 24 डिग्री प्लस में cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 360 विल बी द आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। देखो मेरी बात सुनो गौर से, ये जो cos 24 दिख रहा है इस cos 24 को ऐसे ही रहने दो। नीचे जो cos 204 है मैं इसको 180 प्लस में 24 लिख सकता हूँ, है भाई, प्लस 1 ऐसे लिखो cos 180 प्लस में 24 डिग्री। पहली चीज़। दूसरी चीज़ सुनो, cos 55 तो ये है ही है, cos 55 डिग्री तो ये है ही है, प्लस में अगले को लिख लो cos 180 माइनस में 55 डिग्री। ये फिट हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, और प्लस में आपके पास में cos 300 डिग्री है ही है। अब सुनना ज़रा ध्यान से, अगर cos 180 प्लस थीटा माइनस होता है तो वो चेंज नहीं होता, चेंज होता है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, यानी चेंज तो होगा नहीं, आएगा तो ये cos में ही। देखो अगर ये cos 24 है तो ये भी प्लस cos 24 ही आएगा, लेकिन अब ये जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो ये सारा मामला होता है, ये फर्स्ट सेकंड 90 से थीटा से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो यहाँ आएगा थर्ड में cot और tan पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं तो ये cos जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, यानी ये बन जाएगा ये प्लस। सेम कहानी cos 55 तो ये ठीक है, प्लस में cos 180 माइनस 50 आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव, साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, लेकिन चेंज तो होगा ही नहीं, cos 180 चेंज नहीं होता ना, 180 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस 55 डिग्री। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ भी। तीसरी बात, माइनस ही तो आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ cos हो गया ये, अब इसको क्या लिखोगे, cos इसको आप लिख लो 360 माइनस 60 डिग्री। हाँ भाई, या 180 तो कम रह जाएगा ना, 270 ही कर लो चलो, cos 270 इसे लिख लो cos 270 प्लस में 30 डिग्री, तो 270 प्लस थीटा जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना 360, नहीं 270 प्लस माइनस है ना, 270 प्लस हो गया ना, 270 प्लस 30 डिग्री लिखोगे ना इसको, तो cos 270 पे तो चेंज होता है, तो cos हो जाएगा साइन में चेंज, cos हो जाएगा साइन में चेंज, तो ये आ जाएगा sin 30। अब फोर्थ में है तो पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि क्या होता है देखो इसमें cot और tan, cosec और cot होता है ना इसमें चेंज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये कभी पूरी टेबल आपको बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री की किस तरीके से होता है। ऐड कॉफ़ी टू शुगर होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे बन जाएगा। cos 24 से cos 24 कैंसिल हो जाएगा, cos 55 से cos 55 कैंसिल हो जाएगा, sin 30 डिग्री बचेगा। sin 30 डिग्री आपका क्या होता है, sin 30 होता है 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वाड्रेंट में चलती हैं चीज़ें, बढ़िया सवाल है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 से 51/79। साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो भाई मेरी बात सुनो, इसमें एक ट्रिक लगती है जिस ट्रिक का नाम है
कंपेंडो डिविडेंडो, उसमें क्या होता है, अंश में हर को जोड़ना होता है ऊपर और नीचे अंश में से हर को घटाना होता है, ये ध्यान रखना। अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा में जोड़ता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 सेक थीटा। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ नीचे, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 टेन थीटा। 2 टेन थीटा बराबर, ऐसे इधर करेंगे, ये बैठेगा 79, 2 से करेंगे गुणा, तो ये बनेगा 158, 158 प्लस में 51 करोगे तो ये बनेगा 209। मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन जो रहेगी वो बनेगी 209 बटे में 79। अब इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा 288 पे, अगर इसको घटाएंगे तो ये घटेगा 130 पे। ये लग गया कंपेंडो डिविडेंडो, अंश में हर को जोड़ दिया एक बार और अंश में से हर को एक बार घटा दिया, इसी को कहते हैं कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है, काटेंगे ये बनेगा 144, इसको काटेंगे ये बनेगा 65 है भाई, 2 से 2 चला जाएगा। मैं सेक, आपको क्या चाहिए, साइन थीटा, आपको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे आएगा, मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/sin थीटा इक्वल्स टू बचा 144 बटे में 65 है भाई। पलटेंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 65 बटे में 144। यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, बहुत टॉप का ये क्वेश्चन है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है टाइम एंड वर्क का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी सी 20 दिन में, ए 5 दिन काम करता है, बी फिर बी उसी काम को कर लेता है। ए कार्य आरंभ करता है, ठीक है, और 5 दिनों तक कार्य करता है, तब बी उस कार्य को कर लेता है और 15 दिन तक काम को करता है। सी उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य पूरा करने में उसे कितना समय लेगा। ठीक है भाई, देखो कंडीशन सुनना, ए और बी, ए बी है 30 दिन, बी सी है यहाँ पे 20 दिन है भाई। यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं ज़रा। एलसीएम लेते हैं 60, एलसीएम लेते हैं 60, 30 दूनी और 20 तिया। ये ए बी की एफिशिएंसी है, ये बी सी की एफिशिएंसी है। यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे। अब रेशो बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक ना एक क्लू ज़रूर दिया होता है, उसको ज़रा आप देखेंगे, सवाल में पढ़ेंगे, क्या इसमें कोई ऐसा क्लू है। देखो भाई, सवाल में लिखा है ए ने कार्य शुरू किया है, 5 दिन तक किया है। देखो अगर मैं इसको सिस्टम से चलाता हूँ ना, तो सिस्टम से चलाने में आपको सवाल पड़ेगा ज़्यादा लंबा। आप कोशिश करो इन्हीं 2 एफिशिएंसियों के सहारे इसकी एफिशिएंसी बनाओ। ध्यान रखना तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ए और बी आपको 2 करना है तो एक काम कर लो, ए को कर लो 1.5, बी को कर लो 0.5 है भाई। आधा और 5 हो जाएगा, 1.5 और 5 1.5 और 0.5 हो जाएगा 2। अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये 2.5 रहा होगा है भाई। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2.5। अगर सी की एफिशिएंसी 2.5 आ गई तो 60 काम 2.5 से करा लो। अगर 60 काम को मैं 2.5 के हिसाब से कराऊंगा, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 12 और 12 दूनी 24 दिन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, या तो ये तरीका है रेशो बनाने वाला, है ना, या फिर इसको सिंपली पूरा सवाल किया जाएगा। पूरा सवाल करोगे तो पूरा सवाल इस तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो हो गया रेशो से। विदाउट रेशो करना है तो ये जुगाड़ है। ए ने किया 5 दिन काम, ए ने शुरू किया, ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 काम किया तो 5 का डबल 10 काम कर दिया ए ने। अब क्या इसमें ए ने ही किया होगा, ए ने 15 दिन काम किया है, 15 दिन तक करता है, बी उसको 15 दिन तक, तो 5 दिन तो उसके साथ ही किया है भाई। अब बाकी काम यहाँ करेगा तो 5 दिया, 15 काम इसने कर दिया, 10 दिया, 30 काम हो गया कितना अब तक। तो इसमें सी ने भी किया होगा, है ना, तो ये काम कितना हो गया 40 तो काम बचा 20 काम है भाई, काम बचा 20। अब 20 काम को सी उसे 18 दिन में करता है, 18 में 10 दिन तो इसने इसके साथ ही कर लिया, है ना। अब बचा यहाँ पे 8, 20 को 8 से भाग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी सी की एफिशिएंसी 2.5। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, रेशो बना के करना चाहो रेशो बना के कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये भी मेथड अच्छा है वैसे और ये भी है।
तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो लगा के कर सकते हो। मेरी तरफ से दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, कुछ भी लगा लो। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड मास पर है 6 - 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 6 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय, ये देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट में सबसे पहले का लगा है, का को हटा के मल्टीप्लाई लगाओगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये देगा 1/6, लास्ट वाला पैटर्न। इंटू में यहाँ 6 है, ठीक है, नीचे की साइड। अच्छा आगे चलते हैं, प्लस है तुम्हारा, इधर आएगा 6 6 36, 6 से 6 डिवाइड करोगे 1 और 6 से गुणा करोगे तो 6, 6 से 6 जाएगा 0, ये खत्म हो गया, 6 में से 6 गया 0, ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा तो ये बचेगा 1। तो ये कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर का मामला सारा खत्म हो गया, वहाँ बचा 1 माइनस ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के अंदर की बात आ जाओ, नीचे नीचे की, 3 3 9, 9 और 2 11 बटे में आ गया ये 3, इंटू लगा लो, ये हो जाएगा 3/2, इंटू में आ गया ये 11/30 और डिवाइडेड में है ही तुम्हारा ये 5। इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। 3 से 3 गया है भाई, ये तुम्हें बच जाएगा क्या, और कुछ है कटने लायक? कुछ गड़बड़ कर दी ना। हाँ पहले ये ना बोर्ड मास से को लगा लो, इसको पहले इसको सॉल्व कर लो। ये 2/3 बाद में करना, पहले इसको ना 2/3 रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 11 दूनी 22 और 30 3 90, या 2 से काट लो पहले, 2 15, 11 बटे में 45 आ गया, ऊपर जाके हो गया 45/11, तो ये हो गया 11/3 इंटू 45 बटे में 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। 11 से 11 कट गया, 3 से कट गया 3 15, 5 से कट गया 3 और 1 - 3 आ गया माइनस का 2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ना थोड़ा सा मेंटली सॉल्व करोगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। अगर हर चीज़ को लिख लिख के सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली चीज़ों को बढ़ाओ, थोड़ा बादाम खाओ, ठीक है, क्योंकि बादाम खाने से थोड़ा सा माइंड में तर्रावट आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी सुबह यानी पूर्वा यानी सुबह 5 बजे चलकर ए से चलती है, उसी दिन सुबह 9 बजे बी पर पहुंचती है, ठीक है भाई। ए से चली, बी पर पहुंची, ठीक है, और बी से एक गाड़ी दूसरी है जो 7 बजे चली है। एक 5 चली है पहली और दूसरी चलेगी 7 बजे, 10:30 बजे ए पर पहुंचेगी। दोनों रास्ते में एक दूसरे को कब पार करेंगी? देखो भाई मुद्दा बड़ा गहराई वाला है। ये मामला ए स्टेशन, ये मामला बी। ये ए से बी तक का डिस्टेंस है भाई। ए से बी जो गाड़ी जा रही है वो 5 से 9 बजे पहुंच रही है, मतलब कि 4 घंटा ले रही है। जो बी से गाड़ी ए पर आ रही है वो 7 बजे चलकर 10:30 आ रही है, तो 3.5 घंटे लगा रही है भाई। 4 और 3.5 का एलसीएम अगर लिया जाए, 4 और 3.5 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 7 तो आएगा ही आएगा, 7 दूनी 7 28 ले लेते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस में 28 किलोमीटर मान लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस जो है मेरा 28 किलोमीटर है। अगर मैं 28 किलोमीटर की दूरी को, जो ए से गाड़ी जा रही है 4 घंटे में जा रही है, तो 4 सत्ते 28, इसकी स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड आ गई 35 अट्ठे, 7.5 अट्ठे ना, तो 35 अट्ठे हो जाएगा तुम्हारा 280, तो यह हो जाएगा 7 अट्ठे पर। तो इसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। है भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? किसी भी बालक को कोई दिक्कत परेशानी है इस सवाल में? इतने में नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आजकल बादाम खा रहे हैं आप। चलो देखो अभी क्या करते हैं, एक ट्रेन 5 बजे चलिए, एक 7 बजे चलिए, दोनों का टाइम सेम कर लेते हैं, 7 बजा लेते हैं। पहली वाली ट्रेन को 2 घंटे चलाते हैं। सपोज करो 1 घंटे में इतना है, 2 घंटे में इतनी चल गई। 2 घंटे में इतना चली तो कितना चली होगी? 1 घंटे में कितना चलती है बेचारी? 7 चलती है, तो 2 घंटे में कितना चली होगी? 14 किलोमीटर। है भाई, 2 घंटे में ये 14 किलोमीटर चल गई यहाँ तक। तो 14, ये तो 28 तो सारी है, 14 हो गई, तो यानी कि डिस्टेंस बचा 14 किलोमीटर का। है भाई, डिस्टेंस बचा 14 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन चलेंगी, क्योंकि अब तो 7 बज गए ना, 7 बजे तो दोनों ही चली थी ना भाई, इसलिए मैंने दोनों को सेम किया है ताकि मैं दोनों को एक साथ चला सकूं। है भाई, तो
दोनों चल रही हैं तो 7 और 8 15 की स्पीड से 14 किलोमीटर को जो डिस्टेंस लगेगा, जो टाइम लगेगा, 15 4 14 चौके 56 मिनट। 56 मिनट वो रिमेनिंग वाला है 7 वाला, और 7 बजे तो ये चली थी। तो आंसर तुम्हारा जो निकल के आएगा वो आएगा 7:56 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, अल्टीमेट। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% पर जमा की थी 4 साल के लिए, तो वो कंपनी उसे देगी 48%। समान राशि उसने जमा की थी 15% साधारण ब्याज पे 5 साल के लिए, तो वो उसे देगी 75%। दोनों ब्याजों का अंतर यहाँ बन रहा 27%। 27% की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, अंतर बराबर अंतर रख दो, 27 पंजे 135, आंसर विल बी 5000। 5000 रुपया आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नाव की स्थिर जल में जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की स्पीड है 1.5। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ, है ना, ये आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो है, पूरा लेक्चर है फर्स्ट क्लास, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ज़ीरो से मैंने उसमें आपको इसकी डिटेल बताई है, एक एक क्वेश्चन करवाया है, आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है आपको कि डीएसएस कैसे आता है। तो डीएसएस जो निकालने का जुगाड़ है वो है 6 + में 1.5, ये आंसर आएगा 7.5, डीएसएस आ गया। यूएसएस अगर निकालना है दोनों को माइनस कर दो, 6 - 1.5 अर्थात 4.5 है भाई। अब वो ये कह रहा है कि 22.5 किलोमीटर स्थान जाना है, वापस आना है, कुल समय कितना। भाई एक बार तो ये जो है तुम्हारा 22.5 को डिवाइड करो 7.5 से, और एक बार 22.5 को डिवाइड करो 4.5 से, तो 45 पंजे तो सीधा सीधा 225 होता है। तो ये तो 5 घंटे सीधे ही आ गए हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना भाई। और इसको इससे भाग करोगे तो ये 3 पे चला जाएगा सीधा सीधा, तो 3 और 5 8 घंटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। यदि वह इस साइकिल को 10% कम में खरीदता, उसे 60 रुपये अधिक में बेचता, तो 25% का प्रॉफिट होता। साइकिल का सीपी आपसे पूछा है। देखो प्रॉफिट लॉस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कराया है, लेक्चर देख लीजिएगा। ये सामान मेरा 100 रुपये सीपी है, मैंने 10% लाभ पर बेचा, मैंने 110 का बेच दिया, ठीक है। यदि इसे मैं 10% कम में खरीदता, यार पहले 100 में खरीद रहा था, आज 10% कम में खरीदूंगा तो 90 में खरीदूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 25% लाभ पर बेचता। अब 25% लाभ अगर इधर करें तो चौथा हिस्सा लाभ होगा, है भाई, इसका चौथा हिस्सा लाभ होगा। या 25% मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 25% 1/4 लाभ हो गया 5/4, कैसे भी कर लो, ये तो डेसिमल में आएगा, इतना तो तय हो चुका है। क्योंकि इसका चौथा हिस्सा होगा 22.5, क्योंकि इसका आधा होगा 45 का आधा 22.5, 22.5 रुपया प्रॉफिट इस पे ले लो। अगर 22.5 रुपया प्रॉफिट लोगे तो यही आपका सामान 112 रुपया 50 पैसे में बिकेगा, है भाई, 112 रुपये 50 पैसे। तो दोनों का अंतर कितना आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे अंतर आ गया 2.5 रुपया का। किताब वाला कितना अंतर बता रहा था? 60, तो 60 को 2.5 से डिवाइड कर दो, है भाई, 4 × 6 = 24, 240 रुपया सीपी निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्लास। क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई में आपको 100 लगाना है, क्योंकि आपको सीपी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन आपको बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। अच्छा 1 0 और लग जाएगी तो सीपी आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। 1 0 फालतू आएगी, ठीक है, 1 कट जाएगी तो 1 रह जाएगी, क्योंकि 4 है ना टोटल, 2 ही तो कैंसिल में जाएंगी, बाकी तो लगेंगी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर व्यास और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु लोहे के टुकड़े को एक बेलनाकार बर्तन में
जल डुबाया जाता है, इस तरीके से डुबाया जाता है जल में कि रिजल्ट जो मिलता है उसका जो स्तर है वो 6.4 सेंटीमीटर उसका इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है भाई, बढ़ जाता है। तो इसका डायमीटर चाहिए। देखो जो आपका क्या नाम है, बर्तन तो है बेलनाकार, डाल उसमें कौन रहे हो, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर स्क्वायर एच में डाल रहे हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 इंटू में रेडियस क्या है, इसकी रेडियस देखिएगा 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू एच है इसमें 30 इक्वल्स टू, इसकी आर आपको फाइंड करनी है। आर इसका मतलब डायमीटर चाहिए ना भाई, तो आर निकाल लेंगे पहले। एच इसकी दे रखिए 6.4, ये आ गया आपका पॉइंट। या चलो छोड़ो बाद में देखेंगे पॉइंट वॉइंट, पहले कुछ काट लेते हैं। 3 से कट गया 10, अब चलो लगा ही लेते हैं, है ना। ये 10 हो गए 2, 14 हो गए 2, 8 में 64 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो ये आपका आ जाएगा 14 बाहर और 10 बाहर, 14 140 बटा 64 बाहर, 140 बटे में 64 आ गया है भाई, बाहर ही आ गया ना ये तो 64, तो 8 ही बाहर कर लो इसका। और तुम्हें चाहिए आर, ये तो आर तुम्हें तो डायमीटर चाहिए ना, तो डायमीटर के लिए डबल करोगे, है ना भाई। तो इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 35, 2 से 2, आंसर आ गया 35। डायमीटर आ जाएगा आपका यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल आया हुआ है। कहता है 10 डिजिट का कोई नंबर है 67127 y76x2, इसको डिवाइड करना है आपने 88 से, डिवाइड करना है 88 से। डिवाइड करने के बाद आपको जो आंसर देना है वो देना है 7x - 2y कितना होगा, है ना भाई। अब मेरी बात को ज़रा यहाँ पे गौर से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अगर आपको 88 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो इसका मतलब 8 और 11, 8 और 11 मतलब 88 तब बनेगा, है भाई। तो मैं सबसे पहले 8 से चेक करता हूँ। 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करने लगूँ तो यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखना, 6 यहाँ डैश है, यहाँ 2 है, यहाँ करना है डिवाइड 8 से। मुझे यह टेबल चलाना है। देखो यहाँ डिवाइड परफेक्ट अगर कर दूँ यही नंबर से तो मैं 4 लगा दूँ ना अगर यहाँ पे, तो 8 8 64 कट तो जाएगा, लेकिन ये 2 आगे समस्या करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई हासिल ऐसा आएगा जो इसके साथ जुड़ने के बाद 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 8 के टेबल में 2 जो आता है वो कुछ गिनी चुनी जगहों पर आता है, या तो 8 चौक 32 का 2 आएगा, या तो 8 चौक 32 का 2 आएगा, या 8 निम 72 का 2 आएगा, है ना। तो अब आप यहाँ दिमाग ये लगाओ कि 8 अगर चलाओगे यहाँ पे तो इसके साथ में क्या लगना चाहिए। देखो 8 7 56 तो पहले चलेगा ही चलेगा, 56 तो चलाना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो 8 8 64 चलेगा, फिर 64 तो चल नहीं रहा पहले। तो 8 7 जैसे 56 चलाओगे तो यहाँ आ जाएगा 56। अब 56 यहाँ क्या लगाया जाए कि यहाँ 3 आ जाए, है ना। तो यहाँ 3 लाने के लिए 9 लगा दें। अगर हम यहाँ 9 लगा दें, तो ये हो जाएगा 69। लेकिन 69 आते ही फिर यहाँ पे 1 तो आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक नंबर और फालतू आएगा, ये फिर दिक्कत करेगा। तो यानी 3 से बात नहीं बनेगी। तो आप एक काम करो, या 72 ही बनाओ। 72 बनाने के लिए यानी यहाँ पे 7 आना चाहिए। 7 कब आएगा? 7 आएगा तब जब आप यहाँ पे लगाओ 3। अगर मैं 63 लगा दूं तो 8 7 56 यहाँ बचा 7, 7 इसके साथ लग जाएगा, 8 निम 72, मामला सेट हो जाएगा। 79 आ जाएगा कट के। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा लूँ तो मतलब यहाँ पे जो नंबर रहा होगा x की जगह वो 3 रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग आपने बहुत तेज़ चलाना है। आप चेक करके देखो, 8 7 56 बचा 7, 8 निम 72 पूरी तरह परफेक्ट एप्लीकेबल है। 3 तो आ नहीं रहा था ना, वहाँ पे बात बन नहीं रही थी। तो x तो तुम्हें मिल गया, चलो x की वैल्यू तो तुम्हें मिल गई 3, 7 या 21 तो ये आ गया माइनस। इसको और देखते हैं। इसके लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अल्टरनेट नंबर को लेना है और उसके बाद उनको प्लस करते चलना है। देखो 3 और 7 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 18 और 8 24, ये आ गया 24 माइनस का साइन।
अब लेते हैं जो छूट गए हैं उन्हें लेते हैं। क्या क्या छूटा है, एक तो आपका छूटा 2 और 4 6, ये 2 6 हो गया 8। ये तो यहाँ तो चाहिए तुम्हें, तो इसे छोड़ दो 8, सॉरी इसे छोड़ोगे 8 8 2 10 10 7 17, ये आ गया 17। अब यहाँ 0 आपने लाना है। 0 तब भाई जब 24 में से 24 जाए। अब इसको 24 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे 7, तो जो प्लस करोगे वही आपका y की वैल्यू होगी। यही आपका y हो गया, y आ गया 7। अगर y 7 आ गया तो 2y हो गया 14, तो 21 माइनस 14 आंसर आ गया 7 विल बी द आंसर। ठीक है भाई, तो अच्छा सवाल है, कोई भी टेंशन नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आजकल बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, इतना फैशन में है ये क्वेश्चन कि बस पूछो मत। ठीक है, तो फैशन का दौर है, फैशन के साथ चलना है, टेंशन नहीं लेनी है। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है कि लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि अगर वह 76 रुपये और खर्चा कर देता ना, उसमें 50 की जो किया कॉस्टिंग सो की, लेकिन अगर वो 76 रुपया और खर्च कर देता तो उसको 14 पुस्तकें और मिल जाती, है ना भाई। और प्रति पुस्तक जो एक पुस्तक का जो औसत है वो 1 रुपया कम भी हो जाता। तो उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तक पूछ रहा कितनी है। देखो, एक तो चीज़ें ये है कि आप इसको थोड़ा सा एक्स की फॉर्म में मतलब प्राइस को मान के सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कहानी की पुस्तकें आपने स्टार्टिंग में 50 खरीदी, 76 रुपये में 14 और खरीदते तो आपके पास कितनी पुस्तकें हो जाती। अगर चलो 14 और ले लेते हैं 76 रुपया दे के, 64, एक पुस्तक की कीमत 1 मान लेते हैं, तो 76 में 76 तो दे ही रहे हो, 76 रुपये और देते, 64 तो दे ही रहे, है ना। तो टोटल यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाती है, ये आ जाती है 140 की। अब ये जो 140 की कॉस्टिंग है ना भाई, ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि ये हमने 14 और ख़रीदी हैं। ठीक है, तो 14 से इसको काटोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा तुम्हें आपने 10 पुस्तकें और ख़रीदी हैं। ठीक है, एक तो ये मैटर है सीधा सीधा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पता करना हो एक पुस्तक पे कितना खर्चा हुआ है, तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट जैसे 50 कहानी की पुस्तक है, ठीक है, तो 50 कहानी की पुस्तक है, एक पुस्तक मुझे नहीं पता कितने की है, वो 1 2 10 20 कितने की भी होगी, ये रहा इनटू में इसमें 76 रुपया अगर और जोड़ दूँ तो टोटल कॉस्टिंग पता लग जाएगी कितनी है। और ये जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितनी पुस्तकों की बनेगी, अब 64 की, बराबर एक पुस्तक की। यहाँ से ये है टोटल प्राइस, ये है टोटल पुस्तक है, दोनों को डिवाइड करके एक वस्तु का प्राइस आएगा और उसी एक वस्तु का प्राइस 1 रुपया कम पाया गया। ये काम कर लो आप यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से चीज़ें ज़्यादा आसान आपको लग जाएंगी। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 50x 64x, 50x 64x, ये बचेगा 14x बराबर, है ना भाई। ये आ जाएगा 64 माइनस का 64 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 140, कट कुटा के ये आपका आंसर आ जाएगा 10। यानी खरीदी गई पुस्तकों की संख्या सेम टू सेम यही बनेगी। ठीक है, तो दोनों मेथड में से जो आपको ठीक लगे आप वो लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा का है, थोड़ा ध्यान देना। x² प्लस में x बराबर 5 है और तो वैल्यू आपको चाहिए। देखो इसमें आप सिंपली एक काम करो, आपको ना क्वेश्चन से बनाओ, इसको क्वेश्चन से बनाओगे क्योंकि ये तो आपको मिला ही हुआ है। देखो ये तो आपको x² प्लस x बराबर 5 तो आपको मिला ही हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं x² यहाँ अकेला छोड़ दूँ, अगर मैं x² यहाँ अकेला छोड़ दूँ तो ये बन जाएगा ये तो चलो देखा जाएगा, बाद का काम है, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ अगर a बराबर x प्लस 3 होता है तो 1/a बराबर क्या होता होगा, यही होता है ना भाई। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, a प्लस 1/a बन जाएगा, है ना भाई। या ऐसे कर लो, इसको हम b भी मान लेते हैं, ये 1/a है तो इसको हम b मान लें, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 बैठेगा ना, तो इसको हम b मान लेते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। यानी a इंटू बी क्या आ रहा है मेरा, a इंटू बी ऑलवेज 1 होता है, तो 1 होता है तो परफेक्ट चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये जोड़ने पे क्या बनेगा, ये बनेगा x हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है भाई, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, 3 दूनी 6x माइनस 1। और x² की वैल्यू क्या तुम्हें मिली हुई है, देखो ज़रा, x² की वैल्यू मिली है 5 माइनस x, इसकी जगह 5x माइनस ये रख दो, है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा अब
थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा सवाल। 5 और 9 तो हो जाएगा 14, 5 और 9 हो जाएगा 14, और एक्स स्क्वायर की जगह रखना है ना वैल्यू। ये आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस एक्स प्लस में, ये +1 है भाई, 9 और 1 10, 9 और 1 10 ही कर लो ना इसको, प्लस में 10 प्लस में 6x अपॉन में x + 3 हो जाएगा। ये कुछ है भाई, ये तो होगा। इसके बाद अगर आप सवाल को आगे चलाते हो तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, 15 माइनस 15 प्लस में 5x, 15 प्लस में 5x बटे में x + 3। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लोगे, 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x + 3 अपॉन में x प्लस, ये कट कुटा के आ जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अगर इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी तो अब आप यहाँ पे क्यूब वाला फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मेन जो चाहिए था, मेन आपको चाहिए था ये वाला मामला, x + 3 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x माइनस x + 3 का क्यूब। तो अब ये 5 आ गया, तो 5 की क्यूब अगर करोगे तो 125 आएगा, और 5 की क्यूब 125, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। अगर 5 तिया 15 तो 125 माइनस 15 करोगे तो 110 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा सेटअप इसका बनाना है, ये यहाँ से सवाल उठाया जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं सेटिस्फाई करा सकूँ। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है a + b - c, a + b - c बराबर 14 है। तो आप मुझे बताओ 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a4 - b4 - c4 क्या होगा। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं किया है कि a की वैल्यू ये रखो, b की वैल्यू ये रखो, आप कुछ भी रख दो। मैं एक काम कर लेता हूँ, a की जगह 7 रख देता हूँ, b की जगह 7 रख देता हूँ, c की जगह 0, तो 7 7 14 माइनस 0 14 सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो डाटा वो रखो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। तो c 0 होते ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है भाई। अगर a और b दोनों बराबर हैं, a की जगह b रख सकता हूँ, b की जगह a रख सकता हूँ, तो a की जगह जैसे b रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a की 4 हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा 2a4, a4 हो जाएगा 2a4 कट जाएगा, आंसर यहाँ रह जाएगा 0। ठीक है, एक बार और सुन लो ये वाला मामला, ये आपको गड़बड़ ना करे। अगर मैं 2a² की जगह, इस b² की जगह मैं a² रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2a की 4 हो जाएगा, 2a की 4 हो जाएगा, माइनस b की जगह b4 की जगह अगर मैं a रख दूं तो ये हो जाएगा a4, यानी a4 माइनस a4 हो जाएगा 2a4 माइनस में 2a4, a4 से a4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो थोड़ा डिटेल में जाना चाहो डिटेल में चले जाओ। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, मेंटली चीज़ों को सॉल्व करना आता है, तो आप बहुत आसानी से सवाल के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो खेलना हो जाएगा बेकार। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीसा अयस्क की खान में धातु का प्रतिशत 60% है, 60% उसमें से अयस्क है। ठीक है, धातु है। अब धातुओं में जो रजत है वो 3/4% है, शेष सीसा है। यदि खान से निकाले गए अयस्क का जो द्रव्यमान है वो 8000 है, टोटल जो द्रव्यमान है वो 8000 है भाई। कहता है इसमें से शीशे का द्रव्यमान कितना होगा, केवल शीशा का, इसमें से निकाला जो शीशा है वो चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूं कि इस अयस्क में धातुएं कितनी है, तो 60% है। 60% मतलब होता है 3/5 है भाई। अगर मैं 3/5 निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा उसमें धातुएं कितनी हैं। उन धातुओं में रजत कितना है, या पहले चलो ये निकाल लेते हैं, अयस्क कितना है, अयस्क में धातुएं कितनी है।
5 से काटोगे 16, 16 तिया 4800 उसमें हो गई धातुएं। ठीक है भाई, धातुएं, मेटल्स। आगे चलो, 4800 का 3/4%, 12 तिया 36 हो गए उसमें रजत। यानी 4800 धातुओं में जो धातुएं निकली 4800 में से 36 हैं उसमें रजत। अगर 36 रजत हैं तो बाकी बचे शीशे हैं। तो शीशे कितने हैं ज़रा चेक करें। शीशे आएंगे यहाँ पे 64, 47, 4764 इसमें क्या है, शीशे। शीशों की संख्या है, शीशे हैं इसमें 4764 आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, इसमें थोड़ा समझने वाला है, पूरा ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाना नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट ज्योमेट्री के सवाल पर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक ट्रायंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई। ये लो ABCD कहता है डायगोनल AC और BD, डायगोनल AC और BD P पर मिलते हैं। चलो कोई नहीं, P पर मिला देंगे भाई। एंगल APB, एंगल APB ये वाला एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री, 110। अच्छा जी, एंगल CBD, CBD ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री। अब आपको चाहिए एंगल ADB, एंगल चाहिए ADB ये वाला एंगल चाहिए। देखो बात समझो ज़रा, एक बहुत मुद्दे वाली है। अगर ये 110 है, ये एक लाइन है, ये है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। 110 और 70 180 होते हैं। ये 110 तो ये भी 110, ये 70 तो ये भी 70। आपको ये वाला एंगल चाहिए, इसी पे काम चल रहा है। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये आपको चाहिए, ये और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इसके लिए आप ये चीज़ देख लो, ये एक जीवा है, इसे बोलते हैं कोड। और एक ही कोड पर बने एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, है भाई। सेम कोड पे बने एंगल आर इक्वल, क्लियर। तो ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30 हो गया, 30 70 100 हो गया, तीनों एंगल्स का सम 180 हो गया। इसका मतलब एंगल ADB चाहिए होगा ना भाई, ADB चाहिए उसको, ADB चाहिए, है ना। ADB आपका आ जाएगा 80 डिग्री। बिल्कुल टुच्चा सा सवाल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रॉपर्टी से सवाल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110, ये 70 180 हो गया। ये एक ही कोड पर बने हैं, 30 30 बराबर हो गए। तीनों एंगल्स का सम 180 होने की वजह से वो 80 हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 4 y बराबर 3। किसी ग्राफ में ये बना है, इसका एरिया चाहिए। तो यार इसका एरिया क्या है, देखो सिंपल है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही तो फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बड़ी भुजा का तो वैसे भी यूज़ नहीं करते, तो निकाल के तुम करोगे क्या, 4 या 12 का आधा 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 वर्ग सेंटीमीटर या 6 वर्ग इकाई, जैसा उसने दिया हो वैसा लगा दीजिए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A और B 2 मीनारें हैं जिनकी लंबाई है 45 और 15 मीटर है, 15 मीटर और 45 मीटर। ये है मीनार A, ये है मीनार B। कहता है मीनार B के तल से, मीनार B का जो तल है ये, इसकी जो दूरी है ये, इसका एंगल है 60 डिग्री और इसका जो एंगल है वो है थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा बाद में, पहले ये थीटा चाहिए। आप मेरी बात सुनो, इस थीटा को निकालने के लिए आपको ये वाली साइड चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, एक थ्योरम है 30 60 90 के लिए, एक रेशो है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर 30 60 90 बन जाए तो 1/√3/2 होता है। अगर ये 60 है, ये पूरा 90 है, हमेशा 90 ही होता है ये, तो ये वाला 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है भाई। तो ये 30 90 60 का मामला बन जाएगा, 30 60 30 60 90 30 60 90 30 60 90 का।
60 के सामने मेरे हिसाब से 45 है, यहाँ 60 के सामने क्या है, √3, तो √3 की वैल्यू है ये, तो √3 से डिवाइड कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करोगे इसको √3 से तो ये हो जाएगा 45√3 अपॉन में 3 से काटोगे 15, यानी ये वाली साइड आ गई 15√3 है भाई। इसकी मदद से मैंने ये निकाल ली। अब दोनों में देखो क्या कनेक्शन है, एक बार रेशो बनाओ, 15 कम 15 से काटोगे इसको तो 1:√3, √3 है तो डेफिनेटली ये वाली थ्योरम यहाँ पे भी सेट हो रही है। तो आपको कौन सा थीटा के सामने वाला एंगल चाहिए, तो थीटा के सामने यानी 1 है, थीटा के सामने जो साइड है वो 1 है, 1 के सामने कौन होता है, 1 के सामने होता है 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 30 डिग्री आ गई। आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा होता है यानी साइन 30 डिग्री, सर थीटा की जगह क्या लगाओगे 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपके लिए है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है एक दुकानदार ने एक कैमरे का अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया है और उसकी जो लागत है वो 600 है। 600 रुपये देने के बाद 600 रुपये दे दिए हैं 10% डिस्काउंट के बाद, यानी ये 90% की वैल्यू रही है। आप कहोगे हाँ जी सर, बाद में 20% लाभ लेना है, 30 चौका 30 तिया 90 और 3 से काटोगे 200 पर, 200 चौके हो जाएगा 800 रुपये एसपी हो जाएगा। अंकित मूल्य उसका कितना था, प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, अंकित मूल्य होना चाहिए उसका 800 रुपये। ठीक है, 800 हो जाएगा आंसर। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये ज्योमेट्री से है, देखिएगा बड़ा प्यारा सा सवाल है आपके लिए। ये कोई AB और CD एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं। ठीक है, एक तो जीवा ये है, एक जीवा ये है, 2 जीवाएं हैं AB और CD। केंद्र के एक साइड दूसरी और दूसरी साइड दूसरी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है, 17 मीटर का डिस्टेंस हो गया। AB और CD की जो क्रमशः लंबाई है 10 और 24 है। अगर ये 10 है पूरी यहाँ से यहाँ तक और ये 24 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगी, ये 12 इधर, ये 12 इधर, ये 5 इधर, ये 5। ठीक है भाई, आगे कहता है वृत्त की जीवा बताओ क्या होगी। देखो पूरा सवाल ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे चलेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। जो बच्चा प्रॉपर्टी जिसको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, वो सारी पता है, तो सवाल में करने लायक कुछ नहीं है। देखो ये 12 है, अगर ये 12 है, दोनों की जो रेडियस होगी वो तो इक्वल होगी ना भाई। यहाँ 5 ये 12 है, तो 5 12 13 ही तो होता है राइट उसमें ट्रिपलेट में। ये 12 है तो डेफिनेटली ये 13 होगी, अगर ये 13 होगी तो ये 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, अगर ये 5 है तो ऊपर 12 होगी और 12 5 तब जाके ये 13 होगी, तब जाके दोनों की रेडियस 13 हो पाएगी। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस आएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 13 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर आ जाएगा परफेक्ट। अगर आप इस सवाल को ऐसे कर पाओगे पाइथागोरस ट्रिपलेट से तो ठीक है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन बहुत खतरनाक है। देखना चाहोगे? ये देखो, ये इतना लंबा इसका सॉल्यूशन है। क्या आप मुझे बताओ इस सवाल को ऐसे करने की हिम्मत आप में है? नहीं है ना दम? तो ये इतना बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए है, इससे करो। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A B से दुगना, A जो है B से दुगना है, C से 3 गुना है। अगर ये 2 है तो ये 6 है, तो ये 3 होना चाहिए। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है भाई। A जो है B से दुगना है और C से 3 गुना है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो गया। आगे चलते हैं। तीनों मिलकर इसको 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तीनों मिलकर अगर 6 दिन में ख़त्म करेंगे तो एक दिन में तीनों कितना करते हैं? 6 3 9 और 2 11, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 66 काम हो जाएगा। पर मुझे काम का क्या करना है? आगे क्या कहता है? ये सारा काम C से कराना है। C की एफिशिएंसी है 2, 2 से काट लो 3 पर,
आंसर आ जाएगा 11 तिया 33 दिन। अगर सी अकेला इस काम को करता है तो डेफिनेटली 33 डेज आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी से आप इस सवाल को ख़त्म कर सकते हैं, आपको समय निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है भाई। तो बच्चों ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था। 25 क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट के रूप में। तो सभी बच्चे इनको 1 से लेके पूरे 25 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएं पेपर में, ताकि उनका रिजल्ट बेटर से बेटर हो पाए। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन सबको अच्छे से करके जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है।